भारत का संविधान है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कठोर तपस्या के बाद, बहुत ही लगन, समर्पण और मेहनत के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें तैयार करके दिया था, जो 26 नवंबर 1949 को बन गया था। इस संविधान को हम 26 नवंबर 1949 को बना चुके थे और ये 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हो गया था। प्रारंभ इसलिए कहते हैं इसको कि आर्टिकल 394 में यह उल्लेख है कि इसका प्रारंभ का दिन 26 जनवरी 1950 को माना जाएगा। और इसको बनाने के लिए जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो थी हमारी राष्ट्रीय क्रांति। राष्ट्रीय क्रांति के जो हमारे अगुआ नेता थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपनी जान की आहुति हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए लगाई थी, हम लोगों के लिए लगाई थी। उनका उद्देश्य था कि हमारे देश के लोग लोकतंत्र में जिएं, उनको न केवल संप्रभुता मिले भारत के रूप में, बल्कि नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे उद्देश्य भी प्राप्त हों, जैसे मूल्य भी प्राप्त हों, प्रजातांत्रिक मूल्य भी प्राप्त हों। तो राष्ट्रीय क्रांति के जो लक्ष्य थे, राष्ट्रीय क्रांति के सेनानियों ने जो स्वप्न देखे थे, उन सबको साकार करने के उद्देश्य से यह संविधान लाया गया था। संविधान के आर्टिकल से यह पता लग जाता है कि वो व्यक्ति न केवल विद्वान थे, बल्कि वो हमारी जड़ों तक जानते थे कि हमारी समस्याएं क्या हैं, हमारी जरूरतें क्या हैं, हमारी आवश्यकताएं की। तो उन्होंने हर प्रावधान को बड़े डिटेल के साथ उसमें प्रस्तुत किया था। संविधान के पढ़ने से ये पता लग जाता है कि कितना सुंदर संविधान बनाया है इन्होंने, लोगों ने। इसकी बहुत ही अच्छी व्याख्याएं बहुत सारे लोगों ने की है, जिनमें ग्रेनविल ऑस्टिन है, एक पूरे आधारशिला संविधान को कहा है। तो ऐसे संविधान पर चर्चा करते हुए, आप मेरा ज्ञान साझा करते हुए निश्चित रूप से मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मैं आपको इसको पहुंचा रहा हूं। इस संविधान में कुल अनुच्छेद हैं 395। यह एक प्रश्न नॉर्मली रहता है कि साहब अब तो बहुत सारे बढ़ गए, 460 हो गए, 470 हो गए। ये हमारे सामने भी था जब हम पढ़ रहे थे। तो हमारे जो गुरु हैं उनको इस क्लास के माध्यम से मैं नमन करता हूं। श्री जेसी जौहरी साहब, डॉक्टर जेसी जौहरी प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो जयपुर में पढ़ाते थे और पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े विद्वान थे। लॉकडाउन पीरियड में उनका देहावसान हो गया। उनसे भी हमने यह प्रश्न किया कि साहब कई जगह 440 लिखा है, 444 लिखा है, तो इसका उत्तर क्या है, क्या सही है आंसर। तो उनका एक जवाब था, वही आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि जो भी आपसे ये कहे कि 440, 450 या 460 हो गए, उनसे केवल इतना सा पूछना कि साहब 396वां कौन सा है, 396वां आर्टिकल कौन सा है। उनसे केवल इतना पूछना कि 396वां आर्टिकल कौन सा है। सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको अभी मिल जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में। पहला हस्ताक्षर किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो 395 इसमें अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। इनको एक एक करके हम लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे जो संविधान की आत्मा है, दर्शन है, सार है, उसका सबसे बड़ा मूल्यवान हीरा है, श्रृंगार है, और वो है उद्देश्य का। आपको यह जानकारी होगी कि हमारे संविधान के सभी भागों में कोई ना कोई चित्र है, और इसके लिए हमने लॉकडाउन में एक संविधान की चित्रगाथा नाम से एक पूरा का पूरा एपिसोड वीडियो बना रखा है। आप उसको देख सकते हैं कि उसमें चित्रगाथा में कौन से भाग पर क्या है। शांति निकेतन संस्थान जो कलकत्ता में है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्थापित किया था, उसके चित्रकार थे नंदलाल बोस और बेहुअर राम मनोहर सिन्हा। उन्होंने हमारे संविधान की सारे पृष्ठों पर चौखटे बॉर्डर्स बनाए थे और सभी भागों पर कोई ना कोई चित्र बनाया था। वो पूरे के पूरे चित्र हमने उस चित्रगाथा में लिए हैं। उसमें यहां भी हम रखेंगे कि जब प्रस्तावना स्टार्ट होती है तो प्रस्तावना के एकदम ऊपर कमल का फूल है। तो कमल का फूल है जो हमें शांति का, सौहार्द का प्रतीक दे रहा है, और कीचड़ में कमल के समान ये हमें ऊर्जा दे रहा है, और साथ में ये ज्ञान का प्रतीक भी है। ज्ञान की देवी जब देखते हैं आप सरस्वती, तो कमल के फूल उनके साथ होते हैं। कमल के फूल विष्णु जी पे भी होते हैं, लक्ष्मी के भी होते हैं। तो कमल अपने आप में सारी चीजों के समृद्धि का प्रतीक है। तो उसके साथ शुरू करते हैं, नमन करते हैं, और उद्देश्य का एक बार हम वाचन करते हैं आपके साथ में।
संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, और जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। उसको हम पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ गुनगुनाएं, उसको पढ़ें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, ये पांचों शब्द की सीक्वेंस भी आपको पता होनी चाहिए क्या है, जो हमारे गणराज्य के विशेषण हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को मिति माघ शीर्ष शुक्ला सप्तमी 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो हम भारत के लोगों के द्वारा ये आत्मर्पित हुआ था। ठीक है, ये जो प्रस्तावना थी 17 अक्टूबर 1949 को हमारे संविधान का हिस्सा बनी थी। 17 अक्टूबर 1949 को द्वितीय वाचन का अंतिम दिन था ये, और उस दिन इसको पूरे बहस विचार विमर्श करने के बाद संविधान में भाग बनने के लिए प्रस्तावित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और पूरी सभा ने इसको भाग के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, तो अगर ये कोई कहे कि इस पर कोई विचार नहीं हुआ था तो वो गलत कह रहे हैं। इसकी हमारे पास पूरी डिटेल्ड संविधान सभा की डिबेट्स हैं, उनमें ये लिखा हुआ है तथ्य। ठीक है, थैंक यू आपको। अब एक एक करके लेते हैं। संविधान का भाग 1, भाग 1 का उल्लेख है अनुच्छेद 1 से 4 तक। 1 से 4 तक भाग 1 से पहले जो चित्र है संविधान में वो है हड़प्पा कालीन मोहर, नंदी महाराज उसमें है। तो चित्रगाथा पे तो वैसे भी बहुत ज्यादा चर्चा अलग से हो ही रखी है, तो वहां आप देख लेना, यहां हम इनको काम कर लेते हैं। तो भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद हैं। अब 1 से 4 में क्या क्या है एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कोई घर होता है, घर है, नाम होगा उसका, ऐसे घर का एक बड़ा रूप होता है देश, राज्य। और राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। उसमें सबसे पहला आवश्यक तत्व होता है भूभाग, दूसरा आवश्यक तत्व होता है जनसंख्या, तीसरा सरकार, और चौथा होता है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, सक्षम हो, हस्तक्षेप नहीं हो। तो पहले भाग में हमने हमारे घर का, जो बहुत सुंदर घर है पूरे विश्व में, उसका नाम लिखा है। ठीक है, नाम लिखा है उसका कि हमारे संघ का नाम क्या होगा। इसका भाग का नाम भी यही है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, कि संघ क्या है और उसका राज्य क्षेत्र क्या है। तो अनुच्छेद 1 में इसका नाम लिखा है, और नाम है, 2 नाम हमने इसके दिए हैं, भारत और इंडिया। ये इसका तात्पर्य बिल्कुल ये मत मानना आपकी हिंदी में भारत कहते हैं और इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में भारत और इंडिया है। आप आराम से भारत को BHARAT आप इंग्लिश के ट्रांसलेशन में यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। ठीक है, तो भारत और इंडिया 2 नाम है, और 2 राज्य क्षेत्र क्या है, समस्त भारत का राज्य क्षेत्र, जिसमें हमारे राज्य हैं, यूटीज हैं और अर्जित प्रदेश हैं। हमारे राज्य जो अनुसूची 1 में वर्णित है, संघ शासित प्रदेश और अर्जित प्रदेश। अर्जित प्रदेश भी जिनको हम अर्जित कर लें दूसरी जगह से, वो भी इसका हिस्सा होंगे। ठीक है, तो राज्य का नाम और क्षेत्र इसमें पहले में है। दूसरे और तीसरे में कई बार कंफ्यूजन होता है। अनुच्छेद 2 और 3 में एक साथ 2 में भी नए राज्य का उल्लेख है और अनुच्छेद 3 में भी नए राज्य का उल्लेख है। तो इनमें मैं थोड़ा सा अंतर बता दूं कि अभी वर्तमान में जो हमारे राज्य का राज्य क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं है, यदि दूसरे एरिया को यदि राज्य क्षेत्र के रूप में बनाना है, प्रवेश कराना है, तो अनुच्छेद 2 में उसकी कार्यवाही होगी। तो अनुच्छेद 2 में है नए राज्य, जो अभी नहीं है, भारत के बाहर का एरिया है, भारत के बाहर का है, भारत के बाहर का एरिया है,
यदि कल को हमें पाकिस्तान के किसी एरिया को, बलूचिस्तान को या किसी को भारत का राज्य बनाना पड़े तो हम अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाएंगे उसको। दूसरे एरियाज को, बांग्लादेश को वापस राज्य बनाना पड़े अपना, तो हम अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाएंगे उसको। ठीक है, तो भारत के बाहर के क्षेत्र को यदि राज्य बनाना है तो अनुच्छेद 2 में उसकी कार्यवाही होगी। तो यहां राज्य बनाया जा सकता है, मतलब राज्य के रूप में शामिल किया जा सकता है, दूसरे एरिया को शामिल किया जा सकता है राज्य के रूप में। अनुच्छेद 3 में क्या है, जो हमारे वर्तमान राज्य हैं, उनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन करना है, उनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन करना है, एक राज्य से 2 राज्य बनाने, 2 राज्यों के कुछ पार्ट को मिला के एक तीसरा राज्य बनाना है, किसी का क्षेत्र घटाना है, किसी का बढ़ाना है, या नाम परिवर्तित करना है, नए राज्य बनाने हैं, सीमा में कोई परिवर्तन करना है या नाम में कोई परिवर्तन करना है। नए राज्य बनाना, सीमा में परिवर्तन करना और नाम में परिवर्तन करना, यह अनुच्छेद 3 में है। और इस कार्यवाही को, दोनों कार्यवाहियों को करेगी संसद। और संसद कैसे करेगी? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से करेगी इसको। इसमें शर्त केवल इतनी सी है कि एक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। और जो प्रभावित राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से राय ली जाएगी, बस उसका मत जाना जाएगा कि उसका मत क्या है, कंसेंट नहीं, मत लिया जाएगा। अगर वो मत पॉजिटिव देता है तो ठीक, नेगेटिव देता है तो ठीक। एक टाइम बाउंडेशन दी जाएगी कि आप 20 दिन में अपना मत दें, तो अगर वो दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि वहां से उनका कंसेंट आ गया। बाध्य नहीं है संसद उसको मानने के लिए, चाहे तो माने चाहे तो नहीं माने। ठीक है, संसद साधारण बहुमत से इसको पारित करेगी और इस पर संयुक्त बैठक भी हो सकती है, संयुक्त बैठक भी हो सकती है, संयुक्त बैठक भी हो सकती है इस पर। संयुक्त बैठक के संबंध में एक थंब रूल सीधा सीधा ये मान लो आप कि जिन जिन संशोधनों को, जिन जिन विधियों को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, वह सब पर संयुक्त बैठक हो सकती है, उन सब पर संयुक्त बैठक हो सकती है। आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद, इतनी सारी आपकी विषय मुझे मिल रही हैं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है इससे। ठीक है, थैंक यू। चलो, अब जो हमने नया राज्य बनाया और राज्य में जैसे संशोधन किया, स्वाभाविक सी बात है, जब हम 2 राज्य बनाते हैं, नया राज्य बनाते हैं, तो संविधान की अनुसूचियों में अंतर होता है। अनुसूची 1 में अंतर होता है, संशोधन होता है, अनुसूची 4 में संशोधन होता है। राज्यसभा के स्थानों के आवंटन में, राज्यों के नाम में, संविधान में संशोधन होता है। उसके बावजूद अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान किया है कि ये जो भी परिवर्तन होगा उसको संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, कि यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। भले ही संविधान संशोधन हो रहा है, उसके बावजूद इसको हम संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसको संशोधन हम नहीं मानेंगे। आपको करना क्या है, साथ साथ ये और देखना भाग में 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, और साथ में हर भाग के अनुच्छेद कहां से स्टार्ट होके कहां तक चल रहे, आप ये भी इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब लेते हैं भाग हम नया, दूसरा भाग नागरिकता। नागरिकता, सिटीजनशिप, राज्य का भी दूसरा तत्व है जनसंख्या। जनसंख्या नहीं होगी तो क्या होगा, निर्जन प्रदेश में तो राज्य बनेगा नहीं। ठीक है, तो भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान है और यह भाग चलता है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। 5 से 11 तक ये भाग चलता है। और इससे पहले जो चित्र है, थोड़ा सा आपको धुंधला सा दिख रहा है, एक ये वैदिक काल के गुरुकुल का चित्र है। यहां हमारे से अपेक्षा है कि हमारे सारे नागरिक वेल एजुकेटेड हों, स्वावलंबी हों, संस्कारित हों, शिक्षित हों। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो नागरिकता के प्रावधान है कि नागरिक कौन होंगे,
इसमें एक बात तो ये ध्यान रखना आप कि ये संविधान के प्रारंभ के समय के नागरिक हैं। संविधान हमारा जब बन रहा है, तैयार हो रहा है, लागू हो रहा है, उस समय कौन नागरिक होंगे उसके संबंध में प्रावधान है। आज कोई नया व्यक्ति नागरिकता लेता है, उसके संबंध में संविधान में प्रावधान नहीं है। उसके लिए संसद को एम्पावर कर दिया है कि वो संसद इसकी विधि बना सकती है। ठीक है, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 में स्पष्ट रूप से शुरुआत में लिखा हुआ है कि संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक होंगे। जो भी, जिसका भी भारत के राज्य में अधिवास है, जो भी इनका डोमिसाइल डाइसाइल है, वो सब के सब भारत के नागरिक होंगे। 5 साल से मामूली तौर पर रह रहे हैं वो भी भारत के नागरिक होंगे। उस समय जो उनका अधिवास है वो सब के सब भारत के नागरिक मान लिए गए थे हमारे यहाँ। अनुच्छेद 5 में ओरिजिनली आज की डेट में हमें यह पूछा जाए कि आप लोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक हो, तो हम सब के सब अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिक हैं। इसके अलावा जब हमारा बंटवारा हो रहा था तो स्थितियां ये भी हो रही थी कि हमारे नागरिकों को, लोगों को ये छूट दे दी थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान चले जाएं या भारत आ जाएं, वहां से यहां आ जाएं, यहां से आ जाएं। यहां से जो गए उन्होंने, पाकिस्तान ने भी नागरिकता के प्रावधान किए, उधर से यहां आए उनके लिए हमने भी नागरिकता के किए। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत नागरिक आ रहे थे, पाकिस्तान की टेरिटोरी से, एरिया से, जो डिफाइन किया गया था बाद में अलग से, जो पाकिस्तान से भारत नागरिक आ रहे थे, उसके संबंध में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 7 में है, सॉरी अनुच्छेद 6 में है। वो अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे नागरिक, उनके संबंध में प्रावधान है। एक डेट छोटी सी याद रखनी है आपको, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 एक याद रखनी। इसमें क्या है कि इससे पहले जो आए, इस डेट से पहले आए, वो तो सबके सब स्वतः नागरिक हो गए, स्वतः नागरिक हो गए जो इस डेट से पहले आए। इसके बाद जो आए उनके लिए प्रावधान किया कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ नागरिकता के प्रावधान के लिए प्राधिकारी बनाए गए हैं, वहां रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उनको। ठीक है, पहले वालों को कोई समस्या नहीं थी, बाद वालों के संबंध में रजिस्ट्रेशन की एक लायबिलिटी डाल दी। कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे कि जोश जोश में भारत से और पाकिस्तान चले गए और वहां उनको लगा कि यार गलत आ गए, हम तो नहीं आना चाहिए था। अब तो खैर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं इस बात को, बल्कि आधा सा पाकिस्तान इस बात को सोच रहा होगा कि गलत आ गए, यहां जोश जोश में नहीं आना चाहिए था। लेकिन जिन लोगों से गलती हो गई, हमारे यहाँ कहावत चलती है कि शाम को, सुबह का भूला हुआ यदि शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। तो जो लोग भूले हुए थे, भारत से पाकिस्तान चले गए थे, अब उन्हें वापस आना है, उनके लिए भी नागरिकता के प्रावधान रखे थे कि अपना खुद का आदमी है, बंदा है, वापस आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसके संबंध में जो भारत से पाकिस्तान आ रहे थे वापस, जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और वापस भारत आ रहे थे, भारत से पाकिस्तान जा चुके थे और वापस भारत आ रहे थे, जो वापस भारत आ रहे थे उनके लिए भी प्रावधान रखा था। और उसमें कौन से लोगों के? जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद चले गए थे। 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे और वो यदि वापस आ रहे थे तो उनको भी प्रावधान किया था। उनके सामने भी ये शर्त लगा दी, जो 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले लोग थे, उसी तरह उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह रजिस्ट्रेशन अधिकारी के पास जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और अपना नागरिकता का प्रमाण पत्र ले लेंगे। ठीक है, अब और कौन से लोग हो सकते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो भारत के आजाद होने से पहले ही विदेशों में नौकरियां करने, कारोबार करने या मजदूरी करने चले गए थे, या अंग्रेज ले गए थे। अंग्रेज हमारे बहुत सारे लोगों को साउथ अफ्रीका के एरियाज में या और दूसरे एरियाज में, कनाडा वनाडा भी ले गए, चले गए थे वो लोग। तो जो भारत
के बाहर रह रहे थे, अब उनके लिए क्या करें कि वो नागरिकता बनाए नहीं बनाए? ऑब्वियसली वो हमारे यहाँ के लोग हैं, कहीं मजदूरी करने गए, कोई काम धंधा करने गए, पूरे के पूरे गांव के गांव, परिवार के परिवार चले गए थे, हजारों लोग, लाखों लोग। उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए सिंपल सा किया कि उनको ऐसी स्थिति नहीं बनाई कि वो भारत आओ, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ। बेचारों के पास पैसा ही नहीं था, आने जाने में खर्च हो जाएगा, साल 2 साल में जो कमाते हैं वो। उनके लिए प्रावधान किया कि जो वहां हमारे कॉन्सुलेट हैं, राजनयिक हैं उन देशों में, वहां जाके वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने। जो लोग भारत के बाहर थे, वो भारत के बाहर उस देश में जो हमारे राजनयिक कार्यालय हैं, हमारे वहां कूटनीतिक कार्यालय, हमारे सब जगह देखो दूतावास बने हुए हैं, सभी देशों में हमारे बने हैं, तो वो राजनयिक कार्यालय में जाके पंजीयन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं वो 5 हैं। 5 ओरिजिनली जो यहीं के लोग हैं। 6वां उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए जो भारत से पाकिस्तान भूले से चले गए थे और वापस आ रहे हैं। और 8वां उन लोगों के लिए जो भारत के लोग हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, उनके माता पिता, नाना नानी जाना, उनका जन्म यहाँ हुआ, खुद का हुआ, माता पिता का यहाँ हुआ, यहाँ के लोग भारत में रह रहे हैं, उनके लिए प्रावधान है अनुच्छेद 8 में। तो 5, 6, 7, 8 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो नागरिकता बनाने के संबंध में प्रावधान करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 9 यह कहता है यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता ले ली, जैसे ये लोग बाहर गए कोई भारत के, और उन्होंने वहां स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, किसी ने बना दिया वो नहीं, स्वेच्छा से यदि भारत की नागरिकता ले ली, भारत की नागरिकता यदि किसी ने स्वेच्छा से ले ली तो वो नागरिक नहीं होंगे। वो नागरिक नहीं होंगे साहब। जो भारत के बाहर रह रहे हैं उन्होंने नागरिकता नहीं ली है स्वेच्छा से, तो वो तो हो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने स्वेच्छा से नागरिकता ले ली है वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि जो अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 में नागरिक बन रहे हैं उनके अधिकार बने रहेंगे। संसद यदि विधि बना के यूं कह दें इसको साहब दोबारा रजिस्ट्रेशन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, वो नहीं, जो अधिकार हैं उनके वो बने रहेंगे, उनके वो नागरिक बने रहेंगे। जो इन अनुच्छेदों में बन गए वो नागरिक बने रहेंगे, उनके नागरिकता के अधिकार सुरक्षित होंगे। ठीक है, फिर आने वाले टाइम में भी हमें लोग नागरिकता देनी है, उनको नागरिकता खत्म भी करनी है कुछ लोगों की, तो रजिस्ट्रेशन से लेंगे। तो उसके संबंध में संविधान ने अनुच्छेद 11 में संसद को शक्ति दे दी। संसद विधि बना के नागरिकता संबंधी प्रावधान कर सकती है। ये जो बने हुए हैं ये तो बने रहेंगे, लेकिन आने वालों के लोगों के लिए क्या स्थितियां होंगी उनके लिए संसद को अधिकार दे दिया। तो संसद ने विधि बनाई नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 संसद ने विधि बना दी। तो आज की डेट में जो नागरिकता प्राप्ति के या नागरिकता समाप्ति के जो प्रावधान है वो नागरिकता अधिनियम 1955 में है। और जिस CAA 2019 पर हंगामा हो रहा था वह ये नागरिकता अधिनियम 1955 ही था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 शाहीन बाग वाला। तो ये 55 था। 9 को दोबारा समझाएं। 9 का मतलब है उस समय जब हम आजाद हो रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं। आज भी ये हमारे इसमें भी प्रावधान है विदेशी नागरिकता के संबंध में। उस समय हमने भारत के बाहर जो लोग रह रहे थे भारतीय, उनको नागरिकता देने के प्रावधान किए थे कि वो इंडियन कॉन्सुलेट में जाएं और वहां पंजीयन करा लें। लेकिन उस समय किसी ने यदि स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले ली तो उनका अधिकार नागरिकता के रूप में नहीं रहेगा। तो मतलब वो नागरिकता समाप्त हो जाएगी यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले ली तो। इंग्लिश मीडियम बुकलेट नहीं अभी तैयार हो रही है साहब, वो प्रूफ रीडिंग चल रही है उसमें। तो ये हमारे नागरिकता संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 11 तक। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए पूरी राष्ट्रीय क्रांति हो रही थी,
या सबसे ज्यादा जो जरूरी है नागरिकों के रूप में, सबसे ज्यादा जो जरूरी पार्ट है वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका प्रावधान किया गया है। और मूल अधिकार वाले भाग से पहले जो चित्र है वो है पुष्पक विमान में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और हमारी माता सीता के साथ, उनकी माता नहीं, हमारी माता, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी के साथ पुष्पक विमान में अयोध्या की तरफ आ रहे, उसको विजयी करते हुए। उसी तरह हमारे संविधान निर्माता भी हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमने एक तरह से अंग्रेजी रूपी रावण को हरा दिया है और हम यहां अब आ गए हैं। तो इसके माध्यम से संदेश ये देना चाहते हैं कि जैसे राम राज्य में या राम का जो उद्देश्य था राज करने का, वो था प्रजारंजन। राम, जब रामायण देखी होगी तो आपने देखा होगा कि राम सीता को भी जब छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं कि साहब मेरा जो उद्देश्य है वो है प्रजारंजन, प्रजा का मनोरंजन नहीं, प्रजा के आनंद की वृद्धि करना। तो इस चित्र के माध्यम से संविधान निर्माता भी हमारे देश के नीति नियंताओं को, प्रशासकों को, शासकों को यह कहना चाहते हैं कि हमारे नागरिकों को आप आनंदित करो, उसके लिए मूल अधिकार सबसे बड़ी चीज है। इनको एक एक करके देखते हैं। 12 से 35 तक है, ये ध्यान रखना। 14 से 32 मत मानना, 14 से 32 मत मानना, 12 से 35, ठीक है। एक एक करके इनको वापस देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 में क्यों, देखो ये जो मूल अधिकार हैं ये व्यक्तियों के हित में, नागरिकों के हित में राज्य की गतिविधियों पर रोक लगाते हैं, राज्य की मनमानी पर रोक लगाते हैं, राज्य को कुछ करने से रोकते हैं कि राज्य हमारे इन चीजों पर ध्यान दे, कुछ गतिविधियों पर रोक लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्पष्ट कर दिया कि राज्य के मतलब क्या है साहब, कि जिन गतिविधियों पर हम रोक लगा रहे हैं उनका मतलब क्या है राज्य का। तो राज्य का मतलब यहां सबसे पहले स्पष्ट किया। और राज्य का मतलब ऐसे नहीं माना कि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ऐसे नहीं। यहां राज्य व्यापक अर्थ में दिया है, राज्य व्यापक अर्थ में दिया है। व्यापक अर्थ कैसे इसमें माना है कि राज्य में साहब भारत सरकार होगी और संसद होगी, ऐसे ही राज्य सरकार होगी और राज्य का विधानमंडल होगा और सभी स्थानीय प्राधिकारी, जिसमें पंचायत नगर पालिका भी हो गई, और हमारे अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी का मतलब यह है कि जो भी सरकार के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, जैसे चाहे वो विदेशों में कर रहे हैं हमारे प्रतिनिधि बन के, या और कुछ कर रहे हैं, जितने प्राधिकारी हैं सबके सब इसमें होंगे। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसलों के बाद जिसमें भी भारत सरकार का हस्तक्षेप है, जैसे भारत सरकार के कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड है, लोक उद्यम जिनको कहते हैं, वो सबके सब भी राज्य मान लिए, BSNL, MTNL, भेल, गेल, ONGC, इन सबको राज्य मान लिया गया है इसमें। तो राज्य का एक व्यापक परिभाषा इसमें दी है। साथ में मूल अधिकारों की रक्षा के संबंध में अनुच्छेद 13 में प्रावधान किया है। मूल अधिकार जैसे हैं उनके कवच हैं, दो तरह से उसको प्रोटेक्ट किया है, इधर और इधर। इधर अनुच्छेद 13 प्रोटेक्ट करता है, दूसरी तरफ अनुच्छेद 32 प्रोटेक्ट करता है। तो ये दोनों, ये मान के चलो हमारे मूल अधिकारों के दोनों तरफ दीवारें लगी हुई हैं कि वो सुरक्षा, अवैध दीवारें हैं जो भेद ना सके। उस संबंध में यह कहा है यदि फंडामेंटल राइट से असंगत कोई विधि बनाई जाती है तो वो अवैध घोषित हो जाएगी। यदि कोई ऐसी विधि बनती है जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत है या मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो वह विधि अवैध घोषित हो जाएगी, या उस मात्रा तक अवैध घोषित हो जाएगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है। अब यह है कि विधि क्या है, तो इसमें साथ में विधि की परिभाषा भी दी है, विधि की परिभाषा भी दी है इसमें। आर्टिकल 13(3)(a) में विधि की परिभाषा भी दी है। ये ना केवल अब जो बन रही संविधान के प्रारंभ के बाद विधियां उन पर लागू होता है, बल्कि उन पर भी लागू होता है जो विधियां संविधान के प्रारंभ से पहले बनी थी और अभी भी प्रचलित है। ऐसी विधियों को कहा गया है प्रवर्त विधि, पहले से लॉ एंड फोर्स, वो है अनुच्छेद 13(3)(b) में।
ठीक है, 13(3)(b) में उनका प्रावधान है, उन पर भी लागू होता है जो पहले थी। यदि पहले वाली कोई विधि मूल अधिकारों से टकराती है तो वो ढककर समाप्त हो जाएगी। उसको एक नाम दिया ग्रहण का नियम, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। और नई विधि कोई बनती है तो वो उस मात्रा तक अवैध होगी जिस मात्रा तक वो असंगत है। मान के चलो किसी विधि में, किसी कानून में 50 सेक्शन है, उनमें से 10 सेक्शन ऐसे हैं जो असंगत है, मूल अधिकारों से मेल नहीं खाते, तो वो केवल 10 सेक्शन ही अवैध होंगे। तो इस तरह वैध और अवैध विधि के रूप में वो पृथक पृथक हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं पृथक करणीयता का नियम, कि पृथक करणीयता का नियम भी कहते हैं उसको। और पहले वाली है जो विधि, वो उसको ढककर समाप्त हो जाएगी, उसको हम ग्रहण का नियम भी कहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 13(4) में एक बात बाद में अनुच्छेद जोड़ा था, उसमें प्रावधान किया था कि इसमें संविधान संशोधन लागू नहीं होंगे, संविधान संशोधन लागू इसमें नहीं होंगे। 42 में संविधान संशोधन में जोड़ा था इसको। लेकिन मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में, सॉरी इसको जोड़ा था 25 में, उसमें मिनर्वा मिल्स बनाम भारत, 24 में जोड़ा था, जब गोलकनाथ ने स्पष्ट कर दिया था कि आप संविधान संशोधन के माध्यम से भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, तो एक अनुच्छेद ही बना दिया कि संविधान संशोधन विधि का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन हमारे सामने एक सबसे बढ़िया एक सिद्धांत आ गया, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत, जिसमें संसद सभी भागों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती जो संविधान की आधारभूत संरचना के खिलाफ हो। तो अब सारे जितने भी संशोधन है उस सिद्धांत के अधीन है। उस सिद्धांत का नाम है संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत। संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत। और यह सिद्धांत आया, आपको जानकारी है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। एक क्लास में पूरी की पूरी लाऊंगा आपको, जो हमारी न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, न्यायपालिका वर्सेज विधायिका, कि उन्होंने एक संशोधन किया, इधर एक निर्णय आया, निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए संशोधन आया, फिर निर्णय आया, तो वो लड़ाई है वो आपस की एक, उसको हम ढंग से करेंगे। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के फैसले में ये आया था 1973 में। उसकी डेट है, आपको याद होगी, 24 अप्रैल 1973। तो ये सबके ऊपर प्रभावी है आज की डेट में। ठीक है, अरे भाई आज फोन वोन मत करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब अनुच्छेद 12 और 13 होने के बाद हम आगे के अनुच्छेदों में लेते हैं। तो हमारे जो मूल अधिकार हैं वो हैं 6। पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार भी था। संपत्ति का मूल अधिकार था अनुच्छेद 31 में, उसको अब समाप्त कर दिया। 31 के साथ साथ अनुच्छेद 19(1)(f) में भी यह प्रावधान था संपत्ति का, इसको समाप्त कर दिया 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। 6 जो मूल अधिकार हैं, 6 जो मूल अधिकार हैं, उनमें पहला अधिकार है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। छठवां है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो इस तरह संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक शब्द है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 को एक एक करके अभी लेते हैं। पहला अधिकार है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि राज्य विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। वंचित नहीं करेगा, यह सभी को है, सभी व्यक्तियों को है यह अधिकार,
कि राज्य विधि के समक्ष समता, मतलब विधि की नजर में सबके सब बराबर होंगे, कोई उसमें बड़ा छोटा नहीं होगा, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ये विधि का शासन भी स्थापित करते हैं। विधि का शासन कहीं अलग से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 14 में यह अंतर्निहित है कि विधि का शासन अनुच्छेद 14 में है। तो राज्य विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये जो दो टर्म है, पहला टर्म यूके में प्रचलित है और दूसरा टर्म में प्रचलित है यूएसए में। वैसे दोनों, जो दूसरा है विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये राज्य को अलग अलग समुदाय, अलग अलग भागों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग विधि बनाने की छूट देते हैं। पहला वाला रोकता है, दूसरा वाला छूट देता है कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जहां हमें छूट देनी पड़ती है। अलग अलग वर्ग, सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं, विशेष परिस्थितियों के आधार पर अलग वर्ग के लिए अलग विधि बनाई जा सकती है। तो यह राज्य को विधायनी वर्गीकरण की छूट देता है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाएं और वहां लिखा हुआ, लिफ्ट पर लिखा हुआ हो, लिफ्ट के बाहर यह लिखा हुआ हो कि यह केवल बीमार व्यक्तियों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है, तो आपको समझ में आता है कि यह अंतर है, किया है उनकी सुविधा के लिए किया है। एक सामान्य व्यक्ति है और एक बीमार व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति है, उनको लिए यह छूट किया। तो यह इस तरह राज्य को विधायनी वर्गीकरण की छूट देते हैं। ठीक है, यह अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 15 में राज्य पर भेदभाव से निषेध लगाया गया है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा नागरिकों के साथ। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं, बाकी सब व्यक्तियों के लिए हैं, सबके लिए है। ठीक है, भेदभाव का प्रतिबंध किया है, और भेदभाव का प्रतिबंध के लिए आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इसके आधार क्या है, कि राज्य किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो उसमें कहा गया कि 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में 5 आधार हैं। कौन कौन से हैं साहब? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 आधार ऐसे हैं, ये 5 आधार ऐसे हैं जिनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा नागरिकों के साथ। ठीक है, 5 आधार। अब इसमें क्या है कि कई बार ये भी पूछ ले जाते हैं कि साहब 15(1) में क्या है, 15(2) में क्या है, 15(3) में क्या है, 15(4) में क्या है, 15(5) में क्या है और 15(6) में क्या है। तो 15(1) में तो कह दिया कि ये 5 आधारों पर भेदभाव का विभेद नहीं होगा, 5 आधारों पर विभेद नहीं होगा। 15(2) में यह कह दिया गया कि इन 5 आधारों पर किसी व्यक्ति को जो सार्वजनिक उपयोग के स्थान है, स्थल हैं, दुकानें हैं, भोजनालय, उनके उपयोग और प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। इन 5 आधारों पर, केवल 5 साथ में केवल शब्द और लिखा हुआ है, यदि इसके साथ कोई दूसरा तार्किक आधार मिलता है तो भेदभाव कर सकता है। ठीक है, 15(3) में राज्य को छूट दी है कि राज्य स्त्री और बालकों के हित में कोई विशेष प्रावधान कर सकता है, मतलब भेदभाव कर सकता है। कैसे कर सकता है? जैसे बस में कुछ स्थान आरक्षित कर दिए, सीट आरक्षित कर दी कि ये केवल महिलाओं के लिए है। गार्डन में कुछ झूले वूले लगाए और ये आधार स्थान आरक्षित कर दिया बच्चों के लिए कि यहाँ केवल बच्चे इनका उपयोग करेंगे, 14 वर्ष तक के बालक इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये स्त्री और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(4) जोड़ा था फर्स्ट अमेंडमेंट में, और इसमें प्रावधान किया कि राज्य सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, एसटी एससी के लिए, एससी एसटी के लिए, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे उनकी फीस में छूट देना है, हॉस्टल फ्री करना है और कुछ करना है, उस तरह के प्रावधान वो कर सकता है। ठीक है,
15.5 में SC, ST और सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान किया। प्रवेश में आरक्षण, स्कूल कॉलेजों में प्रवेश में आरक्षण 15.6 जोड़ा। अभी 103वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें EWS के बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान किया। यह ध्यान यह रखना है कि 15.5 और 15.6 के जो दोनों प्रावधान है, अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं उन पर लागू नहीं होंगे। 30 के अंतर्गत जो शिक्षण संस्थान बनते हैं उन पर लागू नहीं होंगे ये, ठीक है। चलो, ये 15.5 के प्रावधान थे, अलग अलग करके देखें। अनुच्छेद 16 में सभी नागरिकों को लोक नियोजन में, ये ध्यान रखना, लोक नियोजन में, सभी चीजों में मत मांग ले लग जाना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता होगी, अवसर की समानता होगी। और उसमें कहा कि 7 आधारों पर उसको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा, अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। अगेन मैं रिपीट करूंगा, 7 आधार। अब वो 7 आधार कौन से हैं? देखो, 5 तो यही है ही है जो है, 5 तो यही वाले, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। 2 और इसमें जुड़ जाते हैं, वो है उद्भव और निवास स्थान। इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके भी 6 पार्ट हैं। जैसे हम देखें, अनुच्छेद 16(1) में तो अवसर की समानता दे दी। अनुच्छेद 16(2) में यह किया कि 7 आधारों पर अपात्र नहीं, 7 आधारों पर अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा किसी को। 16(3) में यह कह दिया कि निवास के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। निवास के आधार पर, अरे भैया आवाज कम कर लो, ऐसे क्यों हल्ला मचा रहे हो। निवास के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है स्थानीय नौकरियों में, स्थानीय राज्यों की नौकरियों में निवास के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है 16(3) में, लेकिन इस विधि को बनाएगी केवल संसद। 16(4) में कहा गया है प्रावधान में कि अनुसूचित जाति, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए यदि राज्य की राय में सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उसमें स्पष्ट लिखा है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है राज्य की राय में, तो आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। और इसमें ध्यान रखना कि ये जो ये कहते हैं ना 10 साल के लिए किया गया था, 20 साल के लिए किया, उसको 80 साल किया गया, इस संबंध में, इस पर्टिकुलर अनुच्छेद के संबंध में किसी भी समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, कोई समय सीमा का प्रावधान नहीं है। इसमें जो समय सीमा है वो राजनीतिक आरक्षण है, लोकसभा और विधानसभाओं का। ये सरकारी नौकरियों का आरक्षण है, सरकारी नौकरियों का लोक सेवाओं में आरक्षण है, ये आरक्षण का प्रावधान है। इसमें 16(4)A और जोड़ा, बाद में 16(4)A और जोड़ा, और इसमें प्रावधान किया पदोन्नति में आरक्षण। ये ध्यान रखना, ये जो आरक्षण है SC, ST और OBC के लिए है। 16(4)A है पदोन्नति में आरक्षण केवल SC और ST के लिए। एक और है 16(4)B। 16(4)B है बैकलॉग का प्रावधान। यदि किसी भर्ती में SC, ST के लिए जो निर्धारित स्थान थे वो किन्हीं कारणों से पूरे फिलफिल नहीं हुए, जैसे 50 स्थान थे और 45 ही भरे गए, 5 स्थान खाली रह गए, तो 5 स्थान आगे वाली आगामी भर्ती में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, अग्रेसित हो जाएंगे। ये बैकलॉग का सिद्धांत कहते हैं इसको, और ये भी केवल SC और ST के लिए है, ठीक है, ST, SC के लिए।
5 ये कहता है कि यदि राज्य किसी धार्मिक संस्था में या उसके ट्रस्ट में ये प्रावधान करना चाहे कि यह व्यक्ति अधिकारी उसी समुदाय का होगा, जैसे अजमेर दरगाह के लिए प्रावधान करेगी, यहाँ जो प्रशासक लगेगा या वो होगा तो केवल मुसलमान होगा, नाथ द्वारा ट्रस्ट में केवल हिंदू होगा या कुछ होगा, तो वो ऐसे प्रावधान कर सकता है, संविधान उसको रोकेगा नहीं। तो हो सकता है ऐसा, कहीं आप कॉमन सेंस से कर दोगे नहीं साहब सरकार ये तो नहीं होगा, वो कर सकते हैं। वो इसलिए कि वो उन रिवाजों को, रीतियों को, संस्कारों को समझता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा उससे, ठीक है। और एक है अनुच्छेद 16(6), उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब जैसे आरक्षण से संबंध हम देखें तो अनुच्छेद 15, 4, 5, 6 है। 15, 4 है सामान्य रूप से जो विशेष प्रावधान के संबंध में कोई फीस है, कोई छूट है, कोई वजीफा है, छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, उसके लिए। 15, 5 है स्कूल कॉलेजों में आरक्षण ST, SC, OBC के लिए। 15, 6 है ईडब्ल्यूएस के लिए स्कूल कॉलेज में, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण है। 16, 4 में ST, SC, OBC के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और 16, 6 में ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। इसमें प्रावधान यह किया गया कि अधिकतम 10% हो सकता है, औरों में अधिकतम या न्यूनतम का कोई चक्कर नहीं है, ना पर्याप्त जनसंख्या के अनुपात में, केवल अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्दावली लिखी हुई है, ठीक है। तो यह हो गया अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचेबिलिटी का अंत किया जाता है और इसको दंडनीय अपराध बनाया जाता है। को क्या किया जाता है? दंडनीय अपराध बनाया जाता है, दंडनीय अपराध बनाया जाता है। और अनुच्छेद 35(2) में यह प्रावधान किए गए हैं कि जो भी दंडनीय अपराध घोषित किए जाएंगे उस संबंध में विधि केवल संसद बनाएगी। तो यहां भी विधि जो बनाएगी वो केवल संसद बनाएगी, संसद विधि बनाएगी इसमें। और संसद ने विधि बनाई भी थी, संसद ने विधि बना भी थी, 2 अधिनियम बना दिए उसमें। पहले अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955, जिसका नाम बदल दिया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। बाद में बनाया SC, ST अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसको हम एट्रोसिटी एक्ट 1989 कहते हैं। एट्रोसिटी नहीं है दरअसल, एट्रोसिटी का निवारण है वो, एट्रोसिटी तो नाम दे दिया उसको, अत्याचार निवारण है वो, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है। तो इस अस्पृश्यता का अंत 17 में कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में कहा कि उपाधियां नहीं देगा राज्य कोई विद्या और सेना के अतिरिक्त, विद्या और सेना के अतिरिक्त कोई उपाधि नहीं, कोई उपाधि नहीं देगा, राज्य नहीं देगा कोई, और राज्य तो देगा ही नहीं। दूसरा, नागरिक भी यहां तो देंगे ही नहीं, बाहर से भी नहीं ले सकेंगे, किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेंगे। बल्कि जो विदेशी व्यक्ति यहां रह रहे हैं, किसी लाभ के पद पर या गोपनीयता के पद पर, यदि कोई व्यक्ति विदेशी है जो यहां लाभ के पद पर है, गोपनीयता के पद पर है, तो वह विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई उपाधि नहीं लेगा। और जो भी व्यक्ति लाभ या गोपनीयता के पद पर हैं, सभी विदेशी भारतीय सब, किसी विदेशी राज्य से भेंट और उपलब्धि परलब्धि के मामले में भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेंगे। तो यह अनुच्छेद ऐसा है जो राज्य पर भी लागू होता है, व्यक्तियों पर भी लागू होता है, विदेशियों पर भी लागू होता है। यह केवल नागरिकों के लिए, यह राज्य और नागरिक व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। मतलब ना तो कोई राज्य अस्पृश्यता का आचरण करेगा, ना ही व्यक्ति आचरण करेगा। तो राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है अनुच्छेद 17, सब पर लागू होता है। 18 जितने भी राज्य है, नागरिक हैं, विदेशी हैं, व्यक्ति हैं, सब पर लागू होता है, ठीक है। तो यह पहला अधिकार, समता का अधिकार। नेक्स्ट लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। एक कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है कि शिक्षा का अधिकार कौन से अधिकार में शामिल है।
और वहां एक शिक्षा और संस्कृति का अधिकार भी ऑप्शन में होता है। ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, शिक्षा संस्कृति के संबंध में नहीं है। शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार है, तो इसका छोटा सा ध्यान रख लेना। इसमें जो अनुच्छेद है 19 से और 22 तक है। अनुच्छेद 19 ऐसा है जो केवल नागरिकों के लिए है, केवल नागरिकों के लिए है, ठीक है। अनुच्छेद 19 में कुछ वाक स्वतंत्रता है 19(1) में, और 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। सर जी पॉलिटिकल की वो बताओ कौन से एग्जाम के लिए? अगर आप यहाँ सम्यक के विद्यार्थी हैं तो आपको हमारी क्लास नोट्स और जो हमारी बुकलेट है उसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं, बहुत ही ठीक है वो, ठीक है, बहुत सही है वो। छह प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। 19(1) में है वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता चाहिए। कई बार क्रम पूछ लिया जाता है कौन ए में क्या, बी में क्या, सी में क्या, डी में क्या, इसमें क्या, इसको यहां अलग से लिख लेते हैं हम। 19(1) में स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 19(1) है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। एफ को समाप्त कर दिया, यहां संपत्ति की स्वतंत्रता थी, उसको समाप्त कर दिया 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है। सर आप जयपुर से पढ़ा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जयपुर से पढ़ा रहे हैं भैया, ठीक है। 19(1) में क्या है? देखो एक कहावत चलती है कि डॉट 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 खाए बिना रह सकती है, बोले बिना नहीं रह सकती। तो सबसे बड़ी जो स्वतंत्रता है वो बोलने की स्वतंत्रता है। तो वाक स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें, बोलने की। दूसरी स्वतंत्रता क्या? आदमी बोल लेगा तो क्या करेगा? बोलेगा, बोलना आ गया उसको तो क्या होगा? वो सभा करेगा, सभा में जाएगा, बोलेगा, मजा आएगा। सब बोलने की स्वतंत्रता दे दी, अब मुझे उसका उपयोग कहां करूं? उपयोग करने के लिए भैया आप सभा कर लो, कोई बात नहीं, छूट दी जाती है। चलो सभा में लोग प्रभावित हो गए, उससे अनुयायी हो गए, क्या करूं साहब ये तो, हाँ चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है इसमें, बोलने की स्वतंत्रता में। सभा में लोग प्रभावित हो गए, क्या करूं साहब? ये कोई बात नहीं, संगठन बना ले, ज्यादा जोर आ रहा है, ज्यादा समस्या आ रही है, ज्यादा अनुयायी हो गए हैं और उनके बिना नहीं रहा जाता, तो भैया संगठन बना ले, तो उसको संगठन बनाने की स्वतंत्रता दे दी, ठीक है। फिर बोल लिया, सभा कर ली, संगठन कर ली, फिर क्या करेगा? सभा जिसने बना ली, संगठन बना लिया, क्या करेगा? घूमेगा, रहा थोड़ी जाएगा उससे। तो भ्रमण की स्वतंत्रता दे दी कि भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। घूमने भारत राज्य क्षेत्र में, ये ध्यान रखना, ये जो स्वतंत्रता है वो भारत राज्य क्षेत्र में है, भ्रमण की स्वतंत्रता, विदेश में नहीं। विदेश यात्रा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में माना है मूल अधिकार, ठीक है। भारत राज्य क्षेत्र में दे दिया, खूब घूम ले। साथ में फिर क्या करे? घूमते घूमते थक जाएगा तो क्या होगा? निवास करेगा, तो निवास की स्वतंत्रता दे दी उसको, निवास कर ले भाई, कहीं रह ले, या बस जाए कहीं, परमानेंट रह ले या टेम्परेरी रह ले, निवास की और बस जाने की स्वतंत्रता दे दी। ऐप समाप्त कर ही दिया था जी में। अब ये इतना घूमना फिरना, इधर उधर जाना, रहना करना कोई यूं ही तो चलेगा नहीं, पैसे पेड़ में तो लगते नहीं, कहीं भी तोड़ेगा और खा लेगा, है? तो आजीविका की स्वतंत्रता, तो उसको आजीविका की स्वतंत्रता भी दे दी। और आपको ध्यान होगा जो हमारे मूल अधिकार हैं वो निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब उन पर ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिबंध नहीं हो, बिना प्रतिबंधों के, एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर प्रतिबंध है, युक्तियुक्त प्रतिबंध है, सब पर की सरकार युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अब प्रतिबंध भी कई बार इसमें पूछ लेते हैं। 19(1) के जो प्रतिबंध है वो अनुच्छेद 19(2) में 8 आधार है, इसमें 8 आधारों पर। एफ में था संपत्ति की स्वतंत्रता। कई बार आपको ये पेपर में मिल सकता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया, और हो सकता है वहां अनुच्छेद 31 मिले ही नहीं आपको, ऑप्शन में ही नहीं हो। 19(F) में, 1(F) में भी स्वसंपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था और 31 में भी था।
31 और 19(1)(f) दोनों हटाए थे 44वें संविधान संशोधन में। तो एफ पे संपत्ति था वो समाप्त कर दिया, लिख दिया है मैंने इस पर, ठीक है। तो इसमें 8 आधार है कि 8 आधारों पर राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, मानहानि और बहुत सारे 8 आधार हैं इस तरह। और देश की संप्रभुता में राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार, अपराध उद्दीपन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो इस तरह के 8 आधार हैं, ठीक है। सभा करने की स्वतंत्रता के जो सभा करने के जो हैं वो है 19(3) में 19(3) में है राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के संबंध में 2 आधार यहां दिए हैं। संगठन के संबंध में 19(4) में इसके प्रतिबंध दिए हैं। जो प्रतिबंध हैं इसको एक आप टेबल बना लेना, 19(1)(a), ए के सामने 2, 19(1)(b), बी के सामने 3, 19(1)(c), सी के सामने 19(4). तो 19(4) में संगठन के ये 3 आधार हैं इसमें, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और सदाचार, ठीक है। फिर भ्रमण की स्वतंत्रता उसमें 19(5) में है उसके, और ये निवास और भ्रमण दोनों भारत राज्य क्षेत्र में है। 19(5) में दोनों के हैं, 19(d) 1D और 1E भ्रमण और निवास दोनों के जो प्रतिबंध है, निर्बंधन है, वो 19(5) में। और 2 ही आधार हैं, एक तो पब्लिक इंटरेस्ट में यहां लगा सकते हैं, और एक जनजातियों की संस्कृति संरक्षण के संबंध में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं निवास की स्वतंत्रता पर, ठीक है। जो इनर लाइन परमिट है, इनर लाइन परमिट जो उधर पूर्वोत्तर में लागू होता है, वो एक तरह से यूं मानो इसी संबंध में ही है। आजीविका की स्वतंत्रता के जो वो है प्रतिबंध, वो 19(6) में है। 19(6) में एक तो है लोकहित, कि लोकहित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा लोकहित के अलावा किसी व्यवसाय का एकाधिकार राज्य के हित में किया जा सकता है, और किसी व्यवसाय के लिए कोई तकनीकी अपेक्षा की जा सकती है। जैसे कोई इलाज करना है, चिकित्सा करनी है, तो चिकित्सा के लिए उसके पास चिकित्सक की डिग्री होनी चाहिए। वकालत करनी तो वकील उसको होना चाहिए, ऑडिट करनी सीए होना चाहिए। तो एक कोई तकनीकी अपेक्षा भी की जा सकती है। तो इस तरह आप इसको एक टेबल के रूप में याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है अपराधों की 2 सिद्धि में संरक्षण, कि यदि अपराध हुआ है कोई तो 2 सिद्धि करनी है पुलिस को, तो उस संबंध में भी संरक्षण उसको दिया गया है। कि किस तरह का संरक्षण है? एक संरक्षण तो यह है साहब इसमें कि जो अपराध है वो क्या प्रचलित विधि के संबंध में अधिक अपराध है। यदि वो प्रचलित विधि में जो चल रही है, समाप्त हो गई विधि नहीं, जो विधि चल रही है, जो कानून चल रहा है, यदि वो उसमें अपराध है तो अपराध मानेंगे, और उस प्रचलित विधि में उस अपराध के लिए जो दंड दिया है वही उस पर लागू होगा। जैसे मान के चलो, जिस दिन आपने ट्रैफिक लाइट तोड़ी उसका 500 रुपए जुर्माना था, 25 दिन बाद उस पर कोई फैसला होना है, और जब अपराध किया उसके 10 दिन बाद विधि चेंज करके ये कर दिया कि 1000 रुपए लगेंगे, और 25 दिन बाद आप वहां गए हो तो आपसे 500 रुपए लिए जाएंगे, 1000 नहीं लिए जाएंगे। क्योंकि जब अपराध हुआ था उस समय जो दंड शास्ति चलती थी वो ही उस पर मिलेगा उसमें, ठीक है। सूचना का अधिकार इनमें किसी में नहीं आएगा, क्योंकि सूचना के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, ठीक है। जब तक इसको अलग से नहीं बनाया गया था तब तक अनुच्छेद 19(1)(a) में विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में इसको मानते थे, और प्रेस की स्वतंत्रता को भी 19(1)(a) में ही माना गया है। प्रेस की स्वतंत्रता को, इवन इंटरनेट की एक्सेस को भी 2 अनुच्छेदों में माना है, 19(1)(a) विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, और 19(1)(g) आजीविका की स्वतंत्रता। अनुराधा भसीन वर्सेस भारत संघ का मामला था, जम्मू कश्मीर के संबंध में यह हुआ था, ठीक है। तो एक तो प्रचलित विधि के अनुसार उसको दंड शास्ति मिलेंगे, दूसरा उसको डबल जियोपार्डी सिद्धांत है, एक दोहरा जोखिम सिद्धांत, कि दोहरा जोखिम नहीं मिलेगा उसे, डबल जियोपार्डी नहीं होगा। मतलब एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा,
एक अपराध के लिए 2 बार उसको अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अपराध के लिए एक बार। और तीसरा संरक्षण दिया है, उसको स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साक्षी होने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा उसको। तो यह संरक्षण यहां दिए। फिर है इसमें साहब अनुच्छेद 21, जिसको हम सबसे बड़ा अधिकार मानते हैं, इसको कहते हैं जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। और इसका विस्तार इतना बड़ा हो गया कि सब कुछ इसमें शामिल हो गया है। इवन ये कह दिया कि जो अधिकार कहीं भी नहीं है वो इसमें है। इसमें लाइन है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तो वंचित कर सकते हैं, मतलब उसको केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाता है। ठीक है, तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, बहुत बड़ा है, इसको अलग से भी ले लेंगे और बाकी डिटेल क्लास में देख लेंगे। बहुत सारे अधिकार इसमें शामिल हो गए, जैसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार इसमें शामिल हो गया कॉमन के कॉज वर्सेस भारत संघ के मामले में। इवन इसमें जो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है वो भी इसमें शामिल हो गया है मेनका गांधी केस में। और विदेश यात्रा का अधिकार भी इसके अंतर्गत शामिल हो गया है। पसंद से जीवन साथी चुनने का अधिकार या अंतर धार्मिक विवाह करने का अधिकार भी इसी में शामिल हो गया है, सैफिन जहान वर्सेस के.एम. अशोकान के मामले में। तो इस तरह बहुत सारे अधिकार इसमें शामिल हो गए हैं, जिनको निजता का अधिकार जो पुट्टा स्वामी वाद में आया 2018 में, वो भी इसके अंतर्गत जीवन के अधिकार में शामिल हो गया। इस तरह जीवन का अधिकार एक बहुत व्यापक अधिकार बन चुका है इसमें। तो ये जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 1 में शिक्षा का 21A में शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का मूल अधिकार। इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, और इसके लिए जो अधिनियम बनाया वो बनाया 2009 में, और ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से ये अधिकार लागू हुआ था। ठीक है, ये इसलिए बनाया कि जब अधिकारों बना रहे थे संविधान सभा में, तो अधिकारों की लिस्ट बहुत लंबी हो गई। तो उस समय हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, इतनी स्थितियां नहीं थी कि हम सारे अधिकारों को मूल अधिकार बना सकें या गारंटी से दे सकें। तो उसके 2 पार्ट कर दिए BN राव के सुझाव पर। 2 पार्टों में एक पार्ट तो ये किया जिसको हम गारंटी से दे सकते हैं वो मूल अधिकार, और जिसको अभी हम निर्देश दे सकते हैं भविष्य में उनको पूरा करना है वो DPSP, मतलब एक प्रॉमिस है। और प्रॉमिस को भी बहुत सारे विशेष रूप से लड़कियां जो बोलती हैं वो पिंकी प्रॉमिस बोलती है, तो हम क्लास में DPSP को पिंकी प्रॉमिस बोल देते हैं। तो एक पिंकी प्रॉमिस था अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में एक पिंकी प्रॉमिस था कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा, और उस पिंकी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए इसको मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, फिर है गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध में अंतर यह है कि जब कोई अपराध हो जाए उसके बाद किसी को अरेस्ट किया जाता है वो गिरफ्तार होता है, और कोई आशंका हो, अशांति की आशंका है, अशांति की आशंका है, उस समय किसी को बंद किया जाना है तो उसको कहते हैं निरोध। उस संबंध में दोनों संरक्षण हमें दिए गए हैं। सूचना के अधिकार को नहीं क्यों मानेंगे? देखो 3 तरह के अधिकार हैं। एक मूल अधिकार जो भाग 3 में है, एक मूल अधिकार जो भाग 3 में है। भाई गर्म पानी देना 1 गिलास। सूचना का अधिकार 21 में एक मूल अधिकार जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जिनका उल्लेख है वो मूल अधिकार। भाग 3 के अतिरिक्त संविधान के किसी अनुच्छेद में है वो संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जैसे अनुच्छेद 300A है, 326 है। और विधि बनाकर जो दिए गए हैं संविधान के अतिरिक्त, जो संसद ने, विधानमंडल ने विधि बना के, कानून बना के, अधिनियम बना के जिनको प्रस्तुत किया गया है वो विधिक अधिकार। अब चूंकि सूचना के अधिकार का अधिनियम बना दिया गया तो विधिक अधिकार होगा। 21, 19 किसी में नहीं मानेंगे, पहले मानते थे 19A में मानते थे इसको। ठीक है, अब गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में क्या संरक्षण है?
तो गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में जो संरक्षण है अनुच्छेद 22 में, उसमें यह कहा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको गिरफ्तार के कारण जानने का अधिकार होगा, अपने पसंद के विधि व्यवसायी या वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा, और उस वकील से प्रतिरक्षा कराने का अधिकार होगा। ठीक है। फिर कहा गया है कि साहब उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 24 घंटे से ज्यादा उसको नहीं रखा जाएगा। और ये जो दोनों संरक्षण है वो शत्रु अन्य देशीय लोगों को प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है। और निवारक निरोध विधियों में जो व्यक्ति बंद हैं उनको भी ये दोनों संरक्षण प्राप्त नहीं होंगे। निवारक निरोधों में बंद वालों के लिए किया गया है कि बिना सलाहकारी बोर्ड की सहायता के उसको 3 माह से ज्यादा बंद नहीं रखा जाएगा। निवारक निरोध में जो कोई बंद है उसको बंद रख सकते हैं, लेकिन सलाहकारी बोर्ड की अनुमति के बिना 3 महीने से अधिक उसको नहीं रखा जाएगा। ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 20 और 21 नहीं होते हैं, अभी हम जब आएंगे 32 में जब उसको कर लेंगे। सारे हैं, पूरा अनुच्छेद का आर्टिकल हो जाएगा, सब मस्त रहो आप, सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। ठीक। 3 माह से अधिक सलाहकारी बोर्ड की अनुमति के उसको बंद नहीं रखा जाएगा। 3 महीने अगर एक्स्ट्रा रखना है तो सलाहकारी बोर्ड की अनुमति चाहिए। और एक प्रावधान यह किया गया कि निरोध व्यक्ति को उसकी निरोध किए जाने के कारण जानने का अधिकार होगा और अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, लेकिन लोक हित में प्राधिकारी कारण बताने से इनकार कर सकता है। लोक हित में कारण बताने से इनकार कर सकता है। और साथ में अनुच्छेद 22 साथ में संसद को अधिकार दे दिया कि वो इस संबंध में विधि बना सकती है, प्रक्रिया बना सकती है, सलाहकारी बोर्ड की अनुमति के कितने दिन तक एक्स्ट्रा रखा जा सकता है वो भी वो तय कर सकती है, और सलाहकारी बोर्ड की क्या प्रक्रिया होगी वह भी बना सकती है। तो यह है अनुच्छेद 22। तो यह हो गए हमारे दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। आओ चलते हैं तीसरे अधिकार की ओर, और जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24। 23 में यह व्यक्तियों के लिए है, सभी व्यक्तियों के लिए। यह 24 केवल 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है, 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। देखो, ये आप दुष्यंत जी मैं बताऊं, वो अरुणा शानबाग थी। अरुणा शानबाग के संबंध में कॉमन कॉज ने एक रिट लगाई थी, एनजीओ है कॉमन कॉज, और उस कॉमन कॉज वर्सेज भारत संघ के फैसले में ही ये अधिकार आया था, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार, कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन के सारे संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं, चिकित्सकों ने ऐसा कह दिया कि इसका जीवन बिल्कुल संभव ही नहीं है, अब उसको रखा जा रहा है, तो उनको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार दे दिया गया। और उसमें यह कहा गया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है कि जो उसके लाइफ सेविंग इक्विपमेंट से उपकरण, जीवन रक्षक उपकरण लगे हुए हैं, उनको हटा दिया जाता है बस। उनको हटा दिया जाता है और वो एक्सपायर। तो ये दे दिया गया अधिकार, कॉमन कॉज। प्रशांत भूषण उसमें वकील थे उसमें, और उस अरुणा शानबाग के केस में ये आया था ये। ठीक है। इमरजेंसी पावर जब हम करेंगे, अभी केवल जहां हमारे आर्टिकल चल रहे हैं वहीं आप चलोगे तो ना मैं ढंग से आपके जवाब दे पाऊंगा। जिस भाग में हम चलें उस समय उससे संबंधित आप पूछना। आप मेरे ज्ञान का परीक्षण करने के लिए, आपकी अनावश्यक जिज्ञासा के लिए इस पर्टिकुलर जो भाग चल रहा है उसमें वो दूसरे क्वेश्चन नहीं पूछें, आपके लिए फायदा होगा। ठीक है। जब जो भाग चल रहा है, जो आर्टिकल चल रहा है, उससे संबंधित आप पूछेंगे और बताने लायक होगा तो बताऊंगा। मैं डिटेल क्लासेज भी अलग अलग पार्ट के लेके आऊंगा। आज हम केवल अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं, सारे अनुच्छेदों की बात। ठीक। ये सभी व्यक्तियों के लिए है, और इसमें 3 शब्दावली आती है। 3 शब्दावली कि दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम को समाप्त किया जा सकता है। इस पर प्रतिषेध लगाया जाता है, रोक लगाई जाती है, इस पर निषेध किया जाता है इसको, और इसको दंडनीय अपराध बनाया जाता है। ठीक। दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बेगार, इसका निषेध है और इसको दंडनीय अपराध बनाया जाता है। और दंडनीय अपराध के मामले में जानते हो विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। साथ में
ये बलात् श्रम का मतलब है जबरदस्ती कार्य। ठीक, अभी हम चलते हैं इसमें कि अनिवार्य सेवा लगा सकती है या नहीं लगा सकती राज्य। तो राज्य को यह अधिकार दिया है कि राज्य अनिवार्य सेवा का प्रावधान कर सकता है। किस संदर्भ में? सार्वजनिक प्रयोजन के संदर्भ में। कोई सार्वजनिक पर्पज है, पब्लिक पर्पज है, तो उस संबंध में अनिवार्य सेवा लगा सकता है। लेकिन यहां अब पूछे जाते हैं आपसे कि किन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगेन, भेदभाव के 4 आधार हैं, किन 4 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन से हैं? धर्म, मूलवंश, जाति, और चौथा आधार है वर्ग। इन 4 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनिवार्य सेवा लगा सकते हैं राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, लेकिन आपसे पूछा जाएगा ये आधार कि किन आधारों पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि निवास के आधार पर लगाया जा सकता है कि केवल इस एरिया के लोगों को इसमें लाया जाए। लिंग के आधार पर किया जा सकता है आधार कि केवल पुरुष लोगों को इस काम में लगाया जाता है। ठीक है, तो यह है अनुच्छेद 23 जो सबके लिए। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 14 वर्ष के बालकों के नियोजन के संबंध में, नौकरी के संबंध में, कि उनको नौकरी पर नहीं लगाया जाएगा। कहां कहां नहीं लगाया जाएगा? ऐसा नहीं सब कि आपको उसको चाय की थड़ी पे भी या डिपार्टमेंटल स्टोर में भी काम नहीं करने दे। 3 जगह है। कारखाने का मतलब फैक्ट्री, खान, माइंस, और जोखिमपूर्ण जो जगह है, परिसंकट में है, हैजार्डस है, उन एरियाज में इनको नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, जोखिमपूर्ण में बच्चों का नियोजन नहीं लगाया जाएगा। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 तक हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें भी 4 अनुच्छेद हैं। यह भी व्यक्तियों को लिए है, सभी व्यक्तियों के लिए है। सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन यह स्वतंत्रता 3 चीजों से बंधित होगी, प्रतिबंध होंगे। 3 चीजों पर इस पर अध्ययन होंगे, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्या क्या प्रतिबंध है? एक है साहब लोक व्यवस्था, दूसरा है स्वास्थ्य, और तीसरा है सदाचार। इन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, ये हमारी स्वतंत्रता के अधिकार पर 3 प्रतिबंध है। साथ में एक स्पष्टीकरण भी दिया है इसमें कि कृपाण धारण करना, कृपाण जो तलवार जैसा होता है, कृपाण धारण करना सिख समुदाय का एक धर्म का अंग माना जाएगा उसका। दूसरा स्पष्टीकरण दिया गया है कि हिंदू के प्रति जो निर्देश है कि हिंदुओं की संस्थाओं को अन्य वर्गों के लिए भी, उसके अन्य उपवर्गों के लिए भी खोला जा सकता है। तो हिंदुओं के प्रति निर्देश का तात्पर्य बौद्ध, जैन और सिख भी होगा। मतलब हिंदू, यदि कहीं लिखा गया कि ये हिंदुओं के लिए है, तो हिंदुओं से तात्पर्य उसमें कौन कौन शामिल होंगे? बौद्ध भी होंगे, सिख भी होंगे और जैन भी होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 26 के संबंध में यह है कि यदि कोई धार्मिक समुदाय, संप्रदाय या उसका कोई भाग धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना चाहता है, तो वो संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उनका प्रबंधन कर सकता है, चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है और उसका प्रशासन कर सकता है। तो ये धार्मिक संप्रदाय के लिए होगा, व्यक्ति के लिए नहीं है, अकेले व्यक्ति के लिए नहीं है, धार्मिक संप्रदाय के लिए है। और जो केशवानंद भारती वाला केस था, वो केरल में मठ था, मठ के महंत थे, मठ की जमीन को लिया था और यहां उसको संपत्ति का अधिकार था। इसको चैलेंज किया था उन्होंने इस संदर्भ में। ठीक, फिर यह भी कहा गया है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए यदि कर लगाया जाता है, कर के भुगतान के संबंध में व्यक्तियों को स्वतंत्रता होगी, उनको बाध्य नहीं किया जाएगा। मेरा यहां कहना यह है कि ये लगाया ही क्यों जाए,
कर ही क्यों लगाया जाए, टैक्स ही क्यों लगाया जाए, हाँ अंत में पूछ लेना, टैक्स ही क्यों लगाया जाए। टैक्स के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता दी है, टैक्स लगाने के संबंध में नहीं दी है। टैक्स तो लगा सकते हैं, भुगतान में स्वतंत्रता, टैक्स ही नहीं लगना चाहिए। धर्म की अभिवृद्धि के लिए धर्म के लोग अपने आप करो। फिर शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा और उपासना, धार्मिक शिक्षा में स्वतंत्रता दी गई है कि उसमें शामिल होने के संबंध में 3 तरह की शिक्षण संस्थाएं, जो शिक्षण संस्थाएं राज्य निधि से पोषित हैं, राज्य निधि से पोषित हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और ऐसी शिक्षण संस्था एक जिसका किसी धार्मिक ट्रस्ट ने निर्माण किया है और उसका प्रशासक राज्य है। मतलब धार्मिक किसी शिक्षण संस्थान का की स्थापना तो ट्रस्ट ने की, धार्मिक ट्रस्ट ने, धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से, लेकिन उसका प्रशासन राज्य करता है। तो ऐसी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी, कोई रोक नहीं है। और तीसरी संस्थाएं होती हैं मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त, उनमें व्यक्तियों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और यदि कोई अवयस्क है तो उसके गार्जियन से मतलब पेरेंट से, संरक्षकों से सहमति ली जा सकती है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29-30 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 29-30 में देखो, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के लिए शब्दावली यूज नहीं हुई है, यहां शब्दावली यूज हुई है नागरिकों के किसी भाग, नागरिकों के किसी भाग की यदि कोई विशेष लिपि, भाषा, संस्कृति है तो उसका संरक्षण किया जाएगा। नागरिकों की किसी भाग की कोई, अब भाग में कितने होंगे, 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग, लाख लोग, 10 लोग, करोड़, 10 करोड़, 50, 100 करोड़, कितने भी हो सकते हैं। उनकी यदि कोई विशेष भाषा, संस्कृति, तीनों शब्द याद रखना, विशेष भाषा और लिपि और संस्कृति है, तो उसका वो संरक्षण कर सकेंगे। उसका साथ में एक और दिया है यहां, जैसे आपको 23(2) पूछ लिया तो 29(2) भी पूछा जा सकता है कि जो राज्य निधि से पोषित हैं, जो पब्लिक राज्य के फंड से पोषित हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उनमें प्रवेश से रोक नहीं होगी। शिक्षण संस्थान है, उनमें प्रवेश से रोक नहीं होगी। और उसमें भी 4 आधार हैं। अभी 23(2) में हमने देखे 4 आधार, इसमें भी 4 आधार हैं। 3 तो सेम है, धर्म, मूल वंश, जाति, और चौथा आधार है भाषा। चौथा आधार भाषा। ठीक है, ये 4 आधार है। इन आधारों पर किसी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, इन 4 आधारों पर। ठीक है सर जी, मारी बधाई ना ले, सबकी बधाई ले रहा हूं, सबकी ले रहा हूं, निश्चिंत रहो। और अब लगातार नाम ले लेके देखो, नहीं देख पाऊंगा मैं, आप भी जानते हो इतने सारे नाम। आपको सबको सामूहिक रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ठीक है, ये नागरिकों के किसी भाग के लिए भाषा, लिपि और संस्कृति संरक्षण के संबंध में, और ये 4 आधार, धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा, ठीक, इस आधार पर किसी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 ये अल्पसंख्यकों के लिए है, शब्दावली यहां यूज की है अल्पसंख्यक। ठीक है, और अल्पसंख्यक भी कौन कौन से, एक तो अल्पसंख्यक हैं साहब भाषाई, और एक है धार्मिक। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना का और प्रबंधन का अधिकार होगा, प्रबंधन का अधिकार होगा। और अनुच्छेद जो 15(5) और 15(6) थे प्रवेश में आरक्षण, वो इस पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, प्रवेश और इसके लागू नहीं होंगे। मतलब 15(5) और 15(6) EWS और ये इस पर लागू नहीं होंगे। साथ में जब इनको राज्य की कोई सहायता देगा तो इनको इस आधार पर वंचित नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान है। अनुच्छेद 31 समाप्त कर दिया, संपत्ति का अधिकार था उसमें, लेकिन 31A, 31B और 31C अभी भी है। उनमें है क्या, इतना सा देख लो। 31A
और बी को जोड़ा था, दोनों को पहले संविधान संशोधन में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में इसमें जोड़ा था। इसमें क्या किया गया था कि कुछ ऐसी विधियां बनाई गई हैं जो संपत्ति के अधिकार को सीमित कर रही हैं या अर्जित कर रही हैं, तो विधियां सेविंग होंगी। व्यावृत्ति शब्दावली लिखी है, शब्द मतलब होता है सेविंग्स, सेविंग मतलब बचाव उनका। कौन सी विधियों का बचाव? जो मूल अधिकार के, संपत्ति के अधिकार को सीमित करती है। वो उस समय था, अब तो वो अधिकार ही नहीं है। तो इसमें एक तरह से संपत्ति का अधिकार सीमित किया था, संपत्ति का मूल अधिकार यहां सीमित कर दिया था इसमें। साथ में जैसे सीलिंग एक्ट लगा दिया, जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई, तो वो इसी में हुई थी। 31B में प्रावधान किया कि जो नवी अनुसूची है, नवी अनुसूची का प्रावधान इसी में हुआ, पहले संविधान संशोधन में, कि नवी अनुसूची में यदि कोई अधिनियम है तो उसको न्यायिक समीक्षा से छूट होगी, न्यायिक समीक्षा से बाहर होगी, कि वो अलग अलग यदि 14, 21, 31 का अतिक्रमण कर रहा है, वो यदि कोई विधि ऐसी है जिसको नवी अनुसूची में डाल दिया और उससे 14, 19, 21 का अतिक्रमण हो भी रहा है, तो भी 14, 19 और 31 का अतिक्रमण हो भी रहा है, तो भी उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी उसमें। तो न्यायिक समीक्षा से इसको बाहर कर दिया। लेकिन कि हो तो होलोहन, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई नवी अनुसूची में है तो भी वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत होगी। ठीक है। 31C जोड़ा 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। इसमें कहा गया कि यदि राज्य अनुच्छेद 39B और 39C के लिए कोई विधि बनाता है, C और V के लिए कोई विधि बनाता है, तो उसको इस आधार पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी कि वो अनुच्छेद 14, 19, 31 का अतिक्रमण कर रहा है। तो इसको भी एक तरह से न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। JR का मतलब है जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया था। बाद में 42वें संविधान संशोधन में क्या किया, इसमें इसके स्थान पर भाग 4 कर दिया। मतलब जो 19B और C को FR से वरीयता दी, फंडामेंटल राइट से वरीयता दी थी, वो भाग 4 पर, अर्थात पूरे के पूरे DPSP पर लागू कर दिया उसको। लेकिन मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में उस विस्तार को अवैध घोषित कर दिया। तो आज की डेट में यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से DPSP मूल अधिकारों से वरीयता प्राप्त हैं, तो अनुच्छेद 39B और C ऐसे मूल अधिकार हैं जो, सॉरी, DPSP हैं, निर्देश हैं जो मूल अधिकारों से वरीयता प्राप्त है। ठीक है, ये 31C हो गया। फिर है अनुच्छेद 32। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यदि हमारे मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है सभी व्यक्तियों को, तो सुप्रीम कोर्ट में समावेदन का मूल अधिकार होगा, समावेदन करने का मूल अधिकार होगा। ऐसे ही 32(2) में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया कि यदि समावेदन पर लगता है कि राज्य ने मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर लिया है, तो इसको प्रवर्तन कराने का, इसको फोर्सफुली लागू कराने का अधिकार होगा सुप्रीम कोर्ट को। और इसके लिए वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी वो रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है साहब, परमादेश जारी कर सकता है साहब, और प्रतिषेध जारी कर सकता है साहब, उत्प्रेषण जारी कर सकता है साहब, और अधिकार प्रक्षा जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि कोई बंद कर रखा है तो उसको प्रस्तुत करो और देखें भाई क्या कारण है जिसकी वजह से बंद किया गया आपको, तो वो देख सकते हैं। परमादेश में कोई काम नहीं कर रहा, उसका विधिक कार्य है, उसको नहीं कर रहा है तो उसको आदेश दिया जाता है कि काम करो। 24 CA लिख रहा है तो 31 उसको 25 कर लेना भाई। प्रतिषेध उत्प्रेषण न्यायिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जूनियर कोर्ट है, उन पर लागू होता है।
ठीक है, प्रतिषेध और इस पर कि यदि वो क्षेत्राधिकार के बाहर काम कर रहे हैं तो उसको पहले वाले में तो रोका जा सकता है, यदि निर्णय हो चुका है तो उस निर्णय को उत्प्रेषण में मंगाया जा सकता है अपने पास और रद्द कर दिया जाता है। अधिकार परीक्षा में जो लोक सेवक पद पर विराजमान व्यक्ति है उससे दावे की जांच की जाती है कि तुम्हारा क्या क्लेम है इस जगह पर, क्या तुम इस पद के योग्य हो, तो योग्यता का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, 32(3) में यह कहा गया है कि इस रिट अधिकारता में वृद्धि की जा सकती है, मतलब इस रिट अधिकारता को अन्य न्यायालयों को भी दिया जा सकता है। शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में कोई कमी नहीं होगी, शक्ति में कमी नहीं करेंगे, मतलब उसकी शक्तियों में कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन अन्य जैसे डीजे को या और कोर्ट को दिया जा सकता है इसको। ठीक है, 32(4) में यह कहा गया यदि अन्य कहीं कोई प्रावधान नहीं है तो यह मूल अधिकार निलंबित नहीं होगा, निलंबित नहीं होगा। यदि अन्य प्रावधान नहीं है तो यह अधिकार है 32। अब प्रावधान है कहां पर है, अनुच्छेद 358 में, 359 में। 358 में क्या, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता स्वतः निलंबित हो जाती है। अनुच्छेद 19 के अलावा जो स्वतंत्रताएं हैं या अधिकार है उनको 359 में राष्ट्रपति अलग से लोक अधिसूचना जारी करके ये कहता है कि यह वाला अधिकार निलंबित किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे हैं जो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। 359 में वापस इनको कर लेंगे। ठीक।